तो बहुत ही बेहतरीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बच्चों ये, दैट इज AS13। और किसके ऊपर है बच्चे ये? इन्वेस्टमेंट्स के। तो इन्वेस्टमेंट हमारा AS13 में कवर्ड है, और आप ये कह सकते हो बच्चे कि ये 5 to 10 मार्क्स का तो कंफर्म्ड आ जाता है। और अच्छा प्रैक्टिकल एकदम, मतलब समझ आएगा तुम्हें। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड एसेट, क्या फर्क है? जैसे कोका कोला कंपनी है, ठीक है, अब लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट हो सकता है, तो फिक्स्ड एसेट हमेशा डाउनग्रेड तो नहीं होता। इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक हो गए वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट बेसिकली होते रहते हैं, ठीक है। जो एसेट होते हैं वो ऑलमोस्ट लॉन्ग टाइम में बढ़ते हैं। जैसे लैंड हो गया, आज की कीमत इतनी है तो इससे नीचे नहीं जाती है, बहुत रेयर चांस होते हैं। 0.01% ही लगा लो कि प्रॉपर्टी की रेट काफी प्रोबेबिलिटी लगा के चल रही है। 0.01 में कौन सा ऐसा हालात बने आपके जो जैसे जब गिर जाए, जैसे कि मैंने बना रखी है कोई आगे कुछ वैसा, अच्छा, तो हाँ। जब थोड़ा नीचे हाँ, गिर सकता है। पर लैंड की वैल्यू नहीं गिरेगी, वो बिल्डिंग गिरती है। बिल्डिंग गिर जाएगी। जब अर्थक्वेक आता है तो ऐसा नहीं होता, लैंड भी नीचे चला जाता है। आप वो जो कह रहे हो मैं समझ गया जो बोलना चाह रहे हो, पर मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ। फिक्स्ड एसेट होता है जो आपके बिजनेस के लिए यूज हो रहा होता है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए यूज नहीं होती। आप बाहर देख रहे हो वोडाफोन आइडिया की शॉप है, अग्रवाल स्वीट्स है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, बट दे आर यूजिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। अब यहाँ पर AC लगा हुआ है, ये फिक्स्ड एसेट है, इन्वेस्टमेंट है? फिक्स्ड एसेट, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। लेकिन इन्वेस्टमेंट आप जब करते हो, और हो सकता है रिलायंस, अब एक बात बताओ, मैं जो पैसा इंस्टीट्यूट में आ रहा है उस पैसे की मैं FD कर दूं, अब वो जो FD है वो इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड एसेट है? इन्वेस्टमेंट, बिकॉज व्हेन योर इंटेंशन इज टू अर्न इंटरेस्ट इनकम, टू अर्न डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, दैट इज इन्वेस्टमेंट, एंड व्हेन यू यूज दैट पर्पस फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, दैट इज फिक्स्ड एसेट। होते तो बैलेंस शीट की एसेट साइड पे ही हैं दोनों। अब समझ रहे हो, इन्वेस्टमेंट भी किधर होता है? इन्वेस्टमेंट मेरे एसेट्स होते हैं, किधर दिखाऊंगा? बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। बट हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम PPE? फिक्स्ड एसेट को PPE बोला जाता है ना आज के टाइम पे, दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है बच्चे? तो हमें ऐसा कोई लॉजिकल उतना कनेक्ट नहीं करना, मेरे को आपको ये बताना है, इन्वेस्टमेंट जो होती है ना बच्चे, 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। एक होती है जी करंट इन्वेस्टमेंट, और दूसरी होती है बच्चे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मेरा आपसे सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय करंट इन्वेस्टमेंट? क्या होता है करंट इन्वेस्टमेंट? इजीली कैश में कन्वर्टेबल होती है। तो जैसे कोई टेन्योर होता है, कुछ ऐसा होता है विदिन 1 ईयर, ठीक है? तो बेसिकली अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्रोक्योर करी है और इंटेंशन है कि आप विदिन 1 ईयर में उसको बेच दो, द इंटेंशन, आई एम नॉट सेइंग यू सेल इट और नॉट। आपने आज एक शेयर खरीदा, शेयर्स इन्वेस्टमेंट होती है, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब भी शेयर्स परचेज करता हूँ मैं ये सोचता हूँ मैं 15 साल तक होल्ड कर रहा हूँ, तो मैं जो भी इन्वेस्टमेंट है वो क्या है मेरी? नॉन करंट। हाँ, 3 लाख का हो गया, कुछ हो गया, पर वो कोई होल्ड नहीं कर सकता था। वो कुछ लॉ आया था कि होल्डिंग कंपनी को भी वैल्यूएशन मिलेगी, तब हुआ था। वो ऑलरेडी मतलब कोई इन्वेस्टर नहीं था उसमें, शायद से एलसेड करके था वो, मतलब वो है, पर मेरे को उसकी कहानी नहीं पता कि मतलब क्या अभी वो है, पर वो लोगों के पास नहीं था शायद से, पता नहीं। वो मैंने भी R&D करी नहीं उसकी कि क्या हो गया एकदम से, पर जिसके पास भी होगा तो भाई बहुत सही है। पर 25% पब्लिक के पास था पब्लिक के पास, मैंने सर उसकी वीडियो भी देखी थी जून में कि इसे खरीद लो, पर वो वैल्यू अप्रिशिएट क्यों हुई है? वो रीजन पता नहीं, मुझसे बोल रहे थे कि
ये जून में देखी थी किसी खरीद लो बहुत ऊपर जाएगा। अच्छा 100 रुपये में डाल बताओ। दो। यही होता है बेटे, जब बढ़ जाता है ना बाद में इंसान यही सोच पाता है, बस पहले अगर डाल दिए होते। 3-4 रुपए का था। 3.85 21 जून को 10.5 मेरे पास है बेटा 1000 शेयर है उसके, है आपके पास? 1000 शेयर। हजार। मैं आपको और बुरा लगवाना चाहता हूँ। तो आपके पैसे फंस गए ना? हाँ फंस गए ना? शॉर्ट सर्किट लग रहा है उसे। कोई बात बेच ही नहीं कोई बात नहीं। 3 लाख से गिर के कितना हो जाएगा, लाख ही हो जाएगा। तीनों पहले 1 लाख में जाते। हाँ। हमें यकीन है आपके पास नहीं। मुझे भी यकीन है कि आप बुलेट की पीछे वाली सीट नहीं हटाओगे। हाँ ठीक है। सो बेसिकली आप समझिए करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन्वेस्टमेंट्स that are made with the intention to sell within 1 year, लेकिन प्लीज रिपोर्टिंग डेट से नहीं। हर साल हम बैलेंस शीट कब बनाते हैं? 31 मार्च। मैं ये नहीं कह रहा कि 31 मार्च को कैटेगराइज करो। विद द इंटेंशन टू सेल विद इन 1 year from the date of its acquisition. सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर मैंने आज एक इन्वेस्टमेंट परचेज करी तो अगर मेरी आज की इंटेंशन ये है कि मैं इसको 6 महीने में बेच दूंगा तो मैं उसको करंट इन्वेस्टमेंट बोलूँगा। मैं चाहे बेचूं चाहे मैं ना बेचूं। और अगर तो बेसिकली किस चीज पे फोकस किया बच्चे? विद द इंटेंशन। ठीक है। और अगर इंटेंशन है टू सेल इट आफ्टर 1 year देन इट इज अ नॉन करंट। सो बिलीव मी ऐसी इन्वेस्टमेंट हो सकती है जो मेरे पास 6 साल से हो बट मेरी इंटेंशन है बेचने की विद इन 1 year या कुछ भी है तो इन्वेस्टर बोलेगा यार आप बेचते तो हो नहीं, आप इंटेंशन दोबारा सोचो अपनी। लेकिन रिपोर्टिंग कैसे हो रही है करंट नॉन करंट में? इंटेंशन बेसिस पर ही हो। ठीक है। और दूसरी चीज अगर मैं बोलूं इन्वेस्टमेंट्स दैट आर मेड with the intention to sell after 1 year from the date of its acquisition. कहिए साहब, क्लियर है बच्चे? तो सर या तो ठीक है, तो अब अगर मैं एक छोटी सी चीज बोलूं टेक्निकली बच्चे रिपोर्टिंग डेट क्या होती है? 31 मार्च। मतलब रिपोर्टिंग मतलब कि किस दिन की बैलेंस शीट बनती है। तो ये बैलेंस शीट में मैं ऐसी जबरदस्ती इसको नोट मत करना। बैलेंस शीट कब की बनेगी अब कह सकता हूँ 31 मार्च 25 की। 24 तो निकल चुका है। और यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट ए है और आप मुझे बताइए कि मैं इसको करंट बोलूँ या नॉन करंट बोलूँ, किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? मेरी इंटेंशन। समझ रहे हो? अगर मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ विद इन 1 year, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन, तो करंट है और वरना ये नॉन करंट है। पेपर में ये सब आता नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल है। बस मेरे को ये था कि बाय चांस एमसीक्यू में आपसे ये पूछ लिया जाए कि वो भाई कौन सी रेफरेंस क्या है डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन। बताइए, क्लियर है बच्चे? अब आप समझिएगा ये जो चैप्टर है पूरा प्रैक्टिकल है बच्चे। इन्वेस्टमेंट जो होती है ना बच्चों, या तो वो 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट होगी इस चैप्टर के लिए। फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज।
समझते हो फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी क्या होता है? जिसपे एक फिक्स्ड अमाउंट आएगा, बेयरिंग सिक्योरिटी। एग्जाम्पल डिवेंचर्स हो गए और बॉन्ड्स हो गए। आज हम लोग इसकी इन्वेस्टमेंट सीखें, आई मीन इसके अकाउंट कैसे बनेगी, क्या होगा वो देखें। और दूसरा क्या होता है बच्चे, वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी, मतलब जिसकी इनकम फिक्स नहीं है। कहने कौन सी हो सकती है बताएंगे आप? एग्जैक्टली शेयर्स। ठीक है, तो दूसरी कैटेगरी हमारी जो चलेगी वो चलेगी जी शेयर्स। ठीक है साहब, आज मैं आपके साथ बात करूंगा फिक्स्ड इनकम बेयरिंग, और मेरे को कंपनी के एंगल से बात नहीं करनी, मेरे को इन्वेस्टर के एंगल से बात करनी। चिलिंग हो गया ना? हमारे अंदर बेसिक कर्टसी भी नहीं है, जो बेचारे को ठंड लग रही है। ठंड का खास रहा है वो नहीं लगी, मैं तो बोल नहीं पा रहा, वो तुमने ऐसे बोल दिया उसको। ये बस चिलिंग, गर्म लग रहा है। अब एसी बंद कर दो, ठंडा लगेगा। बहुत चिलिंग हो रहा है यार। हाँ नहीं कोई बात नहीं, हमारे टाइम पे वो पंखे नहीं होते थे बेटा। आपके टाइम पर टेंपरेचर भी इतना ज्यादा नहीं होता था। नहीं होता था। नहीं होता बताओ, आजकल के बच्चे ना बहुत नाजुक है। और सर अतीत में नहीं जीना चाहिए, समय का मान रहना चाहिए। ये तो है। ठीक है, सो बेसिकली मैं आपके साथ क्या बातें करूंगा डिवेंचर्स की, और मैं कंपनी के एंगल से बात नहीं कर रहा, मैं इश्यू ऑफ डिवेंचर्स नहीं कर रहा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं इन्वेस्टर की बात करूंगा। आपने फाउंडेशन में क्या पढ़ा है? इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो कंपनी की अकाउंटिंग पढ़ी है ना, कंपनी की थोड़ा ना इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट दूसरा बंदा कर रहा है। तो मैं अब आपके साथ इन्वेस्टर के एंगल से बात करूंगा। और आइए जरा इन्वेस्टर के एंगल से अगर हमने बात करनी है तो बड़ी गहरी बातें करूंगा आपके साथ बेटे। इसी जर्नल एंट्री को पेपर में तो लेजर बनाना आना है, बट अगर आपको एंट्री समझ नहीं आ रही तो लेजर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और मैं मान के चलूंगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप साथ साथ ही बनाइएगा तो चीजें आएंगी इसमें। 1 4 18 30/9/18 एंड 31 मार्च। और मैं आपको कह रहा हूं कि कंपनी ने एक ही इन्वेस्टर है बेटे, और एक इन्वेस्टर करूंगा तो कहानी बनेगी। मिस्टर ही लिख दिया आपने। कंपनी ने पब्लिक को डिवेंचर्स इशू करे 1000 @ तो पहले मैं आपको डिटेल दे दूं, पार वैल्यू भी कितनी थी? 10 रुपये। चलो छोड़ो ना, 10 रुपीज़ का छोड़ो ना, 15 रुपये प्रीमियम पे मान लो। पार वैल्यू कितनी है? 10। इशू प्राइस कितना है? तो SPR कितना हुआ? मुझे इन बातों से कोई लेना देना, मैं कंपनी का अकाउंटिंग नहीं कर रहा, बस आपको डिटेल दे रहा हूँ, फिर उसके बाद इन्वेस्टर के हाथ पास आ जाऊंगा। तो पार वैल्यू ये दे रखी है, SPR ये है जी। अब आप मुझे बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात होगी नहीं होगी? पहले दैट इज 12% पर एनम। फिर उसके बाद डेट की बात होगी कि भैया तुम्हें एक तो 30/9 को इंटरेस्ट मिलेगा और एक मिलेगा 31 मार्च को। तो साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, आपको ड्यू हो जाएगा, उसी दिन पेमेंट हो जाएगी। और अब मैं आपको कह रहा हूं इसी केस में मिस्टर ए वॉज इशूड 500 शेयर्स। भाई इन्वेस्टर पब्लिक में तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे ना, तो कोई एक इन्वेस्टर की बात करूं कि इसी पब्लिक के अंदर एक इंसान है मिस्टर ए जिसको डिवेंचर्स मिले। क्या मिस्टर ए इन्वेस्टर नहीं हुआ?
कंपनी ने इशू करा और मैं मिस्टर ए, तो मैं बेसिकली किसकी बुक्स में घुस गया हूं बच्चा? सेल्स की बात करें। हाँ वही है डिवेंचर्स ये। सो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर, आप बताइए मिस्टर ए को 500 डिवेंचर्स मिले हैं, एक डिवेंचर कितने का है? 15। सो हाउ मच ही हैज पेड टू द कंपनी? 500 इंटू 15 करोगे 7500। सो मिस्टर ए ने जेब से पैसे निकाले और कंपनी को दे दी। क्या एंट्री डालेगा मिस्टर? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट टू डिवेंचर। अगर इन्वेस्टमेंट बोल दो ठीक है, पर आपको पेपर में और कौन से दिन का डेट का ध्यान रखना बच्चे। 1/4/18 को मिस्टर ए डालेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू 500 into 15 75। आप समझदार बच्चे हो। अगर मैं आपसे जस्ट ऐसे पूछूं कंपनी ने क्या एंट्री डाली होगी? बैंक टू इन्वेस्टमेंट, बैंक टू परसेंटेज डिवेंचर टू एसपीआर। और कंपनी ने तो पूरी डाली होगी 1000 डिवेंचर है, 15,000 बैंक में, टू परसेंटेज डिवेंचर 10,000, टू एसपीआर 5,000। पर वो मैटर नहीं है, अभी इशू नहीं कर रहा हम, समझ रहे हो? हमने वो चीजें देख ली है, अब मुझे एक फर्स्ट एंट्री क्लियर है। अब आप मेरे को बताइए भाई मिस्टर ए ने क्या करा? अब मार्केट में डिवेंचर्स कितने हैं टोटल पब्लिक के पास? 1000। मिस्टर ए को लगा यार कुछ टाइम बाद ना और डिवेंचर खरीद, क्यों नहीं हो सकता? तो मिस्टर ए ने डिवेंचर खरीदे कौन सी डेट को? 1 जुलाई। और वो कंपनी से खरीदे ना मार्केट से खरीदेगा? ऑब्वियसली मार्केट से, ठीक है ना, मार्केट से खरीदेगा। तो उसने 100 डिवेंचर्स खरीदे और अब की बार प्राइस क्या चल रहा था बच्चे? मार्केट में रेट क्या चल रहा है? 18। एंड नाउ आई एम राइटिंग एक्स इंटरेस्ट। क्या होता है बच्चे एक्स इंटरेस्ट? क्या हो कुणाल जी? कुणाल अलग ही बच्चे सोच रहे, इसका मतलब क्या होगा? वो अलग ही कुछ और सोचने लग जाते हैं। एक्स इंटरेस्ट क्या होता है कुणाल? पुराने दिन। ठीक है। सो बेसिकली आप जब मार्केट में परचेस कर रहे हो तो आप कितने डिवेंचर्स परचेस करने निकले हो? 100 डिवेंचर। और जो बेच रहे हो वो क्या कह रहे कितने का बेचूंगा? तो वो आपने बोला ठीक है भाई ये ले जेब, कितने पैसे निकालोगे जेब से? 1800। अब आप मुझे बताइए वो आपसे कुछ और पैसे मांग रहे हैं? वो कहेगा सुन भाई मेरे पास ये डिवेंचर कब से है? 1 अप्रैल से। मैं इस पीरियड से होल्ड कर रहा हूँ इसको, इतने पीरियड का ब्याज तो दे मुझे। तो एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है वो कहेगा कि मैं आपको बेच रहा हूं 100 into 18 बट दिस इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी तो हो गया। अब बोलोगे वो तो कंपनी देगी, कंपनी कैसे दे देगी उसको? अब जब मालिक आप बन गए, जब 30/9 को इंटरेस्ट मिलेगा, जो मालिक है उसको मैं क्या बार बार एक एक को काउंट करता रहूंगा? किसने किससे खरीदा, कब बेचा, तो वो चीज थोड़ा ना करूंगा। कंपनी इंटरेस्ट उसको देगी जो 30/9 का मालिक है। और वो जो आपको बेच रहा हो कह रहा मैं तो नहीं हूं ना मालिक, मेरे को तो ब्याज देगा। बेसिकली यू हैव टू पे 1800 प्लस इंटरेस्ट। अब मुद्दे की बात ये है कि कौन मैडम देखो ये जो इंसान है जो सेलर है, क्या ये होल्ड नहीं कर रहा है इस इन्वेस्टमेंट को फॉर अप्रैल मई जून 3 months? ठीक है, ऑल्दो ही इज सेलिंग यू। बट आप मुझे बताइए 30/9 को एज्यूमिंग यू आर द ओनर ऑफ द इन्वेस्टमेंट, आपको तो पूरा ब्याज मिल। हाँ अप्रैल में जून 3 महीने हो गए, जुलाई 1 है ना। सर ये
ये अब 100 पे 12% की मिलेगा। हाँ जी 100 पे 12% की मिलेगा, 1800 में 12। नंबर ऑफ 1800 नहीं वो भी अब अभी इंटरेस्ट और कर रहा हूँ पार वाला 100 पे रहेगा ना। मैं बोल दूंगा अभी उसको एक बार आ जाऊंगा उसमें। आप एक चीज समझो ना, ये जो इन्वेस्टर जो आपको बेच रहा है क्या वो इस पीरियड से होल्ड नहीं कर रहा है इन्वेस्टमेंट? ही डिजर्व्स इंटरेस्ट। आई एम होल्डिंग एग्जैक्टली। और आप काउंटर क्या बोलोगे कि आपको कंपनी देगी? आपको क्या लग रहा है आप सारे मेरी कंपनी के डिबेंचर होल्डर हो, आप किसको बेच रहे हो मैं उसका हिसाब रखता रहूंगा। 5 दिन इसके पास था, 6 दिन में ये सब थोड़ा ना करूँगा। एज अ कंपनी मैं तो 30/9 को जो भी ओनर है मैं उसको दूंगा इंटरेस्ट, चाहे वो लास्ट डे होल्ड करता हो तो उसने जिससे खरीदा वो उसको देकर है पहले। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे ही हमने करना है और एस्टैब्लिश। आप मुझे बताइए, ध्यान से देखिएगा, क्या मैं कह सकता हूं 1 जुलाई 18 को मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज करी तो इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है बेटे? 100 इंटू। अब मैं आपसे पूछता हूं इसके नीचे ही कि इंटरेस्ट कितने रुपए का लगेगा? 100 इंटू 12 क्या है? अपने रजिस्टर तो पार वैल्यू से तो मल्टीप्लाई कर दो पहले। अपने रजिस्टर के टॉप में लिखिएगा, इसी चैप्टर में जो टॉप में, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पार वैल्यू। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पार वैल्यू। ₹300 आ रहा है या क्या आ रहा है? 30, ठीक है ना? ये इंटरेस्ट का अमाउंट है जी, और वो कह रहा मुझे अलग से दे इसको। 1800 रुपये तो देगा ही देगा, साथ में क्या देगा? 30 रुपये। अब मुझे बताओ ये 30 रुपये मैं इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में जोड़ूं या एक खर्चा है? खर्चा है भाई साहब। तो बेसिकली आप इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेंगे, खर्चा है जी, and you will end up paying how much? 1830। 1830 का बाइफर्केशन है जी। 1800 की इन्वेस्टमेंट है, 30 रुपये ब्याज देना पड़ रहा मुझे उसे। इफ यू केप्ट होल्डिंग दैट, हाँ मिल जाएगा वापस, नहीं मिलेगा वापस। हाँ मतलब तो किस एंगल से बोलो मुझे पता। हाँ जब ड्यू डेट आएगी तो सारा मिल जाएगा मुझे, ठीक है ना? हाँ तो मेरे पास जो बच गया वो मेरे शेयर का ही बच गया। अभी आ जाऊंगा मैं उसमें। दे देंगे बाद में, बात तो करेंगे, कंपनी पे रिजर्व पूरा टोटल 6 महीने। हाँ 6 महीने देगी तो रिकवर को कॉस्ट हो जाएगी बाद में इंटरेस्ट वाली। अब अगर और कोई एंट्री नहीं है तो अब आप मुझे बताइए कंपनी कौन से दिन सबको ब्याज देगी? 30/9 को, और 30/9 को मालिक तो ए भी है, और मैं सीधी एंट्री डालूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बोल लो या सिर्फ इंटरेस्ट इनकम बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। कितने डिवेंचर्स पे? गुड। पार वैल्यू 10, 12%। हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। कंपनी तो फर्स्ट टाइम दे रही है जी, ताजा। तो आपने पे करा था, आपको मिल भी तो गया, और वो जो बंदा है उसको अपने हिस्से का मिल गया, तुमको अपने हिस्से का मिला। क्योंकि तुम लॉजिकली सोचो, तुमको 360 मिले और तुमने 30 रुपए थे, तुमको मिले तो 330 ही ना, क्योंकि वो जो 30 रुपए जो अर्न करा था, यू डोंट डिजर्व दैट। इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच पीरियड यू होल्ड, उसके बेसिस पे मिलता है। एब्सोल्युटली लॉजिकल चीज है, बिल्कुल लॉजिकल है। टोटल में मुझे मिल रहा है तो मैं किसी बीच रास्ते ले रहा हूं तो उसको जब तक उसने कैरी करा उसका ब्याज तो दूंगा उसको। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, अगर आपको क्लियर है
तो अब ये भाई ने फर्दर परचेज करा एंड ही परचेज्ड ऑन 1st November 18, 100 debentures at the rate of 20 each, and it is come interest. कम इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ बच्चे? इसके अंदर ही इंटरेस्ट है भाई साहब। यानी कि आप एक इन्वेस्टर से बात कर रहे हो, आपने कहा 100 डिवेंचर चाहिए, उसने कर ले लेना 20 रुपये, तो हमने जेब से कितने निकाले? 100 इंटू 20 2000 उसको दिए। वो कह रहा है इंटरेस्ट और दे दो। मैंने कहा सुन भाई, इसके अंदर ही इंटरेस्ट, दिस इज नॉट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, दिस इज सवाल ये है इसमें कितना इंटरेस्ट है। ठीक है, बता दे एंट्री फिर 1/11 को क्या एंट्री डालूं? जेब से कितना गया? इन्वेस्टमेंट कितने की? समझ गए क्यों निकालने की जरूरत है? इन्वेस्टमेंट का ब्याज है तो इन्वेस्टमेंट कैसे घुसा दिया आपने उसको? तो बेसिकली आपको बाइफरकेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस 2000 के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट है और कुछ क्या है बच्चे? इंटरेस्ट। और आप मेरे को बता दो, 100 डिवेंचर्स खरीदे थे, पार वैल्यू 10 है, रेट है 12%, और वो भाई ने कितने पीरियड का इंटरेस्ट दो सर? एग्जैक्टली, बिकॉज 30/9 का तो वो रिसीव कर चुका है जिंदगी में। उसके बाद एक सिर्फ अक्टूबर मंथ है, समझ रहे हो? So into 1/12 how much? 10 रुपए। तो इन्वेस्टमेंट हो गई 1990 की 10 रुपए। अच्छा जी, आते हैं जी 1 फरवरी 2019। कम इंटरेस्ट मैडम। अब आते हैं जी जरा 1 फरवरी 19 को, और भाई ने क्या करा? 1 फरवरी को इसने इन्वेस्टमेंट बेच दी। कितने शेयर थे इसके बाद? इसको पहले मिले 500, 700 है, और इसने सेल कर दी 300 डिवेंचर्स की एट द रेट ऑफ 25 ईच एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब ये जिसको भी बेच रहा कह रहा भाई 25 की तो इन्वेस्टमेंट हो गई और साथ में क्या मांगेगा? इंटरेस्ट में। तो आइए जरा इसका वर्किंग नोट बनाएंगे आराम से। सबसे पहले आप मुझे बताइए, व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट? कैन आई से 300 इंटू 25। ओके, कितना आ जाएगा बेटा? 75। ओ भाई बेचा है तो प्रॉफिट लॉस भी तो निकलेगा जिंदगी में। व्हाट इज द कॉस्ट? कहने का मतलब है सेल प्राइस तो ये है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? अभी डिपेंड करता है आप फीफो लगा रहे हो या वेटेड एवरेज लगा रहे हो। इन्वेंट्री का होता है, AS2 इन्वेंट्री में आएगा थोड़ा बहुत, फाउंडेशन में भी करा हुआ आपने इन्वेंट्री। ओल्ड सिलेबस में एक चैप्टर में तो था पूरा, इसमें शेयर्स को भी खरीदना। हाँ ये वाला था, यही है वो। तो बेसिकली अब तुमको कॉस्ट निकालनी है। अब ये कौन से डिवेंचर मुझे क्या पता? तो वो क्वेश्चन बताता है एज्यूमिंग हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं बच्चे, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले खरीदे वही बिके। मैं वेटेड एवरेज सिखा दूंगा आपको, लीफो भी पता लग जाएगा आपको। पर आइए जरा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं।
तो भाई ये पहले वाली इन्वेस्टमेंट है। जो 500 खरीदे थे ना, कितने रुपए के? हाँ, तो उस लॉट में से बिके, यानी कि 300 इंटू, यानी कि 4500 की इन्वेस्टमेंट आपने 7500 की बेच दी, आपको प्रॉफिट हो गया बेटे 3000। सर इंटरेस्ट की बात कर लो, छोड़ो ना एक बार इंटरेस्ट को बेटे। अब समझो आपका सेल प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है, और आओ जरा एंट्री के ऊपर फोकस करो। बैंक में कितना लोगे? इन्वेस्टमेंट कितने से खत्म होगी? प्रॉफिट कितना आएगा? और सिर्फ इतना ही लोगे कि उस बंदे को ब्याज भी बोलोगे? तो बोलिए ना उसको, कितना ब्याज मांग रहे हो बताओ ना। ब्याज मांगोगे तभी तो मिलेगा बेटे। और वो जो ब्याज होगा वो तुम्हारी इनकम है। अगर वो इनकम है तो अमाउंट तुम निकालोगे तो इनकम को तो मैं क्रेडिट कर दूंगा ना, इंटरेस्ट इनकम को, और बैंक में जोड़ दिया जाएगा उस अमाउंट को। कितने डिवेंचर्स? 300। अब आप मुझे बताइए, आपने बेचे किस दिन? और आप उसे ये बोलोगे, देख भाई 30/9 लास्ट इंटरेस्ट कब मिला मुझे? 30/9। और आज अगर मैं तेरे को बेच रहा हूँ तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 मंथ्स, 4 महीने का ब्याज मिला। $300 इंटू 10 इंटू 12% इंटू 4/12। और बैंक में भी कितना जोड़ दूंगा मैं? क्लियर है बच्चे? बस एक एंट्री और फिर हम लेजर बनाएंगे इसका। फाइनली 31/3 को आपको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? कितने डिवेंचर्स? 700 थे, 300 बिक गए, 400। तो बस बैंक टू इंटरेस्ट इनकम 400 डिवेंचर्स, par value 10, 12%। हाउ मेनी मंथ्स? 6 महीने मिलेगा। कंपनी देगी तो 6 का रिसीव करूँगा मैं। इसी पूरे डिवेंचर को, जो कि मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं लेजर में डाल दूंगा। टू इंटरेस्ट इनकम 31 मार्च को आपको, आपने जितने डिवेंचर्स होल्ड करे उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा ना आपको। क्लियर है बच्चे? ओके, अब बड़े ही प्यार से देखिएगा फॉर्मेट कैसा बन रहा है, और आप ही बनाओगे वैसे। मैं सारी लाइंस और वो डाल के दे दूंगा। हम किसकी बुक्स में बनाएंगे बच्चे? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, परसेंटेज डिवेंचर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप लिख ही सकते हैं 12% डिवेंचर, और ऊपर इंटरेस्ट भी आप लिख देंगे तो आपको याद रहेगा कि भाई ये वो वाली इन्वेस्टमेंट है। सर अगर मैंने 10 कंपनियों के डिवेंचर खरीदे हैं तो 10 लेजर बनेंगे? हाँ जी 10 बनेंगे। किसी का ब्याज कभी है, किसी का कब है, किसी को बेच रहे हो लीफो फीफो किसका लग रहा हो, कंपनी वाइज ही तो लगेगा ना। वो एक ही में थोड़ा ना सारे इन्वेस्टमेंट डालते जाओगे। रेट डेट्स ऑफ इंटरेस्ट, साथ साथ बनाना बच्चे। आई मीन एक बार मेरे पूरा बन जाए फिर ये बनाना है। कैसा फॉर्मेट? उसमें डेट आई, इंटरेस्ट आएगा, उसमें अमाउंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ना इंटरेस्ट तो बनाएंगे। इंटरेस्ट है।
बताया तो उसको आएगा एग्जाम बिल्कुल पता। ठीक है, तो पार वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, पार वैल्यू, इंटरेस्ट। अब एक बार ये फॉर्मेट बनाइए एक बार, और फिर मैं एक दो एंट्रियां डालूंगा, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू करना बच्चों। ये जो चैप्टर है ना, अगर आपने थोड़ा सा गड़बड़ा दिया तो है ना, आसान चैप्टर पर सही नहीं आंसर आ पाता इसमें, क्योंकि ना इतने सारे पॉइंट्स आ रहे होते हैं कि किस कॉलम में क्या डालने, कोई ना कोई मिस्टेक होती रहती है, तो ना बड़े फोकस से करना होता है चैप्टर। बनाने बच्चे, ये बनाने, अच्छा फर्स्ट, हाँ बनाने कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट एंट्री डाल रहा हूँ बस, 1/4/18 को आपने क्या एंट्री डाली थी? इन्वेस्टमेंट टू बैंक, तो भाई इन्वेस्टमेंट ही तो है ना, टू बैंक। क्या आप मुझे बता सकते हैं पार वैल्यू क्या थी? आई मीन मैंने कितने डिवेंचर्स परचेज करे थे? 500। तो पार वैल्यू क्या हो जाएगी टोटल डिवेंचर्स की? 5000। और मैं तो कंपनी से खरीदा भी, इंटरेस्ट तो है नहीं फर्स्ट डे, तो कुछ ऐसा मैंने किसी को पे नहीं करा कुछ खरीदते टाइम। और अमाउंट कितना था? 70। तो टेक्निकली आपको समझ आना चाहिए कि आपके जो इन्वेस्टमेंट का मेन अकाउंट है वो ये वाला तो अमाउंट वाला है। इन्वेस्टमेंट कितने रुपये रिकॉर्ड हो रही है बैलेंस शीट में? 7500 पे रिकॉर्ड हो रही है। ये तो पार वैल्यू है, ये तो एक डिस्क्लोजर टाइप हो गया, इतनी पार वैल्यू की, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए, देन व्हाट यू डिड? 1 जुलाई 18 को आपने परचेज करा टू बैंक, कितने? 100। तो 1000 पार वैल्यू हो गई, और आप इंटरेस्ट पे करके आए 30 रुपए का। तो भाई ये इंटरेस्ट की डेबिट साइड है ना, खर्चा है ना, इंटरेस्ट का भी लेजर चल रहा है साथ साथ, 30 रुपए का खर्चा है ये। और आप कितने की इन्वेस्टमेंट लेकर आए थे? 1830 नहीं भाई, इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट का कॉलम, पेमेंट 1830 हुई है, इंटरेस्ट मेरे, आप समझो ना, ये 30 को तो मैं एक्सपेंसेस को तो पीएनएल में भेजूंगा, और मेरी इन्वेस्टमेंट कितने की दिखेगी? 1800। समझ रहे हो? तो अमाउंट वाला डिफरेंट है, बैंक अकाउंट नहीं है वो, सिर्फ वो नहीं। अब आप डालना शुरू कर दीजिए। 30/9/18 को इंटरेस्ट मिला है, चलिए साथ साथ ही करते, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई 30/9/18 को जब इंटरेस्ट मिला बाय बैंक, तो इंटरेस्ट वाले कॉलम में जाएगा, कितना अमाउंट था? 360। जब जब इनकम हो रही है क्रेडिट साइड पे दिखा रहा हूँ, जब जब खर्चा हो रहा है डेबिट साइड पे दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैंने फर्स्ट 11 को परचेज करा, और मैंने 300 कितने परचेज करे थे? 1990 देंगे ना। इन्वेस्टमेंट का लेजर देख, इन्वेस्टमेंट को जब डेबिट कर रहा, 2010 इंटरेस्ट बाहर करा था ना हमने, और उसके बाद क्या करा था बच्चे? 1 फरवरी 19 को जब मैंने सेल करा, तो इन्वेस्टमेंट बिक गई कितनी पार वैल्यू की? 300 यूनिट बिके थे, तो 3000 पार वैल्यू निकल गया, पर मैंने उससे ब्याज लिया था कितने का? सो दैट्स माय इनकम एंड व्हाट वाज द सेल प्राइस। अब इस यहां थोड़ा सा आराम से देखिएगा, कितने का बेचा आपने बच्चे? बताओ। 7500। ध्यान से सुनिएगा, 7500, बट व्हाट वाज द कॉस्ट? 45। तो क्या मैं कह सकता हूँ डेबिट साइड में तो 4500 डेबिट हो रखा उसका, पर मैंने बाहर कितना कर दिया? 7500। तो भाई उधर तो ज्यादा बाहर कर दिया ना, पीएनएल इधर दिखाऊंगा ना, टू पीएनएल
1 फरवरी 19 को बेचने की वजह से आपको प्रॉफिट हुआ है बच्चे, और कितने रुपए का। अब आप ये दोनों को फिगर को नेट करके देखो ना, मैंने बाहर तो 4500 ही करा है, और यार जितने का एसेट, नॉर्मल एसेट अकाउंट ही है ये। एसेट अगर 4500 का है तो बाहर भी तो 4500 होगा ना, समझ आ गया ना। ओके, और लास्ट पॉइंट क्या था बच्चे, इंटरेस्ट, जो कि 31 मार्च 19 मिला मुझे, और बाय बैंक इंटरेस्ट जो मिला है 240 रुपए का, सारा डाल दिए। और आप मुझे बता दीजिए जो बच गया, इन्वेस्टमेंट का लेजर बंद हो गया या अभी भी है? बिल्कुल है सर जी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। हाँ जी, इंटरेस्ट का कॉलम अलग है तो आप उसमें क्यों लिखो? सर लास्ट वाले में हमने बेस की इन्वेस्टमेंट बच गई तो उसको बता रहा हूँ अभी, देखता है। मुझे अब ये बताओ कि जब आप इसको इक्वेट करोगे, आप मुझे बता दीजिए, पहले पार वैल्यू को देखते हैं। कितने रुपए की पार वैल्यू आपने टोटल खरीदी है? 7000, 3000 की बिक गई है, 4 की तो बची हुई है, ठीक है जी। रही बात इंटरेस्ट के कॉलम की, इंटरेस्ट के कॉलम का क्या करना है? नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट साइड पे इनकम है, डेबिट साइड पे खर्चा है, जो बच रहा है उसको पीएनएल में भेज दो। और आप मुझे बता दो कि मेरी इनकम कितने दिख रही है? ज़्यादा ही दिख रही है ऑब्वियसली, 360, 240, 600, 720। और खर्चा कितने का दिख रहा है? 40 का। 680 की इनकम हुई है मुझे ब्याज की, और इसको मैं बैलेंसिंग फिगर डाल दूंगा 680, और इसको कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा? पीएनएल में। लेजर को बंद तो करूंगा, तो एंट्री क्या हो गई? इंटरेस्ट टू पीएनएल, और पीएनएल में बाय इंटरेस्ट दिख जाएगा। बेटे इनकम वाली अकाउंट अगर इनकम है, जैसे सेल्स होता है, तो सेल्स अगर क्रेडिट साइड होती है तो खत्म तो यहीं करते हो ना डेबिट साइड पे। ऐसी जब इनकम ज्यादा है तो डेबिट साइड भी खत्म होगा ना। तो बेसिकली आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। कौन से दिन? लास्ट डे कर दिया आपने एंट्री। क्लियर है? रही बात लास्ट इन्वेस्टमेंट की, बैलेंसिंग करें, क्योंकि हर चीज तो परफेक्टली मैंने कर दी कनेक्ट। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच लो सिर्फ, डेबिट साइड पे सारी कॉस्ट है, और जो बाहर गया वो भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही बाहर करा है मैंने। 7500 करा पर 3000 दिखा दिया ना उधर प्रॉफिट में। ले दे के इन्वेस्टमेंट गई तो बाहर कॉस्ट से ही है, तो जो बच गया वही वैल्यू है उसकी। और आपका मन कर रहा है फीफो लगा दो कि सर वो 300 बच गए, बिक गए, बाकी उससे भी सेम आएगा जी। अभी करके दिखा दूंगा, बैलेंसिंग फिगर बता दो एक बार बस। अभी कितना है टोटल में? 14,290। और जस्ट मैं आपसे ऐसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसको फीफो के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो इसके अंदर कौन कौन से यूनिट्स हैं? क्या मैं कह सकता हूँ 100 यूनिट इसके हैं, 100 यूनिट इसके हैं, और इसके कितने? 200। आप रेटिंग ऐसे भी निकाल लो, 100 यूनिट अगर कितने के खरीदे थे मैंने, आपके पास वो परचेज प्राइस है, उसको कर दोगे पर सेम प्राइस सेम अमाउंट ही आएगा। समझ रहे? तो वैसे भी वो निकालना होगा तो वो निकल जाएगा, बट ऑब्वियसली 6790 आपका बच्चे में अमाउंट के उसको हाँ बैलेंसिंग में डाल सकते हैं, वो जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है उसमें, बैलेंसिंग फिगर डाल सकते हैं। समझ आया बच्चे क्या चल रहा है? अब देखो इसमें छोटे छोटे कितने जगहों पे अमाउंट है। ये इसमें होता है कि अगर वो कंट्रोल नहीं है कि हर पॉइंट पे कहाँ कहाँ क्या जाना है तो मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना। एंड लास्ट थिंग, वैसे तो खत्म है ये वाली बात, बट अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने हालांकि ये लिखवाया नहीं, मैं यहां से लिखवा देता हूं।
क्या मैं कह सकता हूँ कि सर हो सकता है ये जो वैल्यू है, ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है ये करंट इन्वेस्टमेंट हो और हो सकता है ये नॉन करंट। क्यों, बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू आ रही होगी? यही तो आ रही है, यही है ना। हो सकता है मेरी करंट है, हो सकता है नॉन करंट है। और अगर मान लो ये मेरी करंट इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको रूल दे रहा हूँ, मेरे को ऊपर लिखवाना था पर यहाँ लिखवा रहा हूँ आपको। और अगर मैं बोलूँ कि इसकी मार्केट वैल्यू या आप कह सकते हो NRV, अगर मैं आपको बोलूँ 5,000, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट? मेरे जो भी डिवेंचर्स बच गए, कितने डिवेंचर्स बचे? 400 यूनिट बचे हैं ना। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स? मेरे इन्वेस्टर कितने के खरीदे आपने? 400, 690। द मार्केट वैल्यू इज 5,000। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका एक रूल होता है, कॉस्ट और एनर्जी विच इज, तो आपको लॉस बुक करना पड़ जाएगा। कॉस्ट कितनी है आपकी? एक ही बात है, whichever is less। तो बेसिकली आपको एक लॉस बुक करना पड़ जाएगा, कितना रुपए का? मैं अभी वो लॉस बुक करने की एंट्री बता रहा हूँ आपको, लेजर में इम्पैक्ट किसी क्वेश्चन में नहीं है। आप बता दीजिए क्या एंट्री डली? P&L टू इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। लॉस बोल ले, जो मर्जी बोल ले, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरेगी भाई अब 1790 से, और P&L में कितना चला जाएगा? बताइए, क्लियर है बच्चे? ये वही है, बस मैं ऊपर ये रूल ही लिखवाया था, तो ये रूल मैं यहीं पे ही आपको लिखवा रहा हूं। तो एक तो हो गया कॉस्ट और whichever is less, but that is for current investment. If it is non-current, it is always at बिल्कुल। लेकिन अब एक चीज बोल रहा हूं, अनलेस द फॉल इन मार्केट वैल्यू इज परमानेंट इन नेचर। भाई शेयर प्राइस बिल्कुल डूब गया, भाई फ्रॉड हो गया सर जी, कंपनी गिर गई पूरी की पूरी। किंगफिशर एयरलाइंस में क्या था? यही था, 500 का शेयर मैंने खरीद रखा है, 2 रुपए पे आ गया आज, और मैं बोलूं सर मैंने उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लिया हुआ है, मैं तो कॉस्ट पे देखा हूं। भाई एक बार ये भी तो जज कर लेना कि फॉल किस लिए, 500 से 450 हो रहा है, समझ आ रहा है, उस कंपनी ठीक चले, कोई दिक्कत नहीं। अरे परमानेंट फॉल लग रहा है भाई, तो हमें मार्केट वैल्यू पे लाना, ठीक है। सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं ऑलवेज एट कॉस्ट, बट इन वन केस यू विल रिड्यूस इट टू मार्केट वैल्यू व्हेन द डिक्लाइन इज, ठीक है ना। तो एज्यूमिंग, आगे लिख लेते हैं, assuming the decline in this case is temporary, assuming the decline in this case is temporary, तो आप मुझे बताइए आप इन्वेस्टमेंट को कितने रुपए पे दिखाओगे? 6790 पे दिखाओ, समझ रहे हो? कोई वैल्यू नहीं गिरेगी। कहिए सर, समझ आया बच्चे? काफी बातें कर ली मैंने। अब एक बार एक क्वेश्चन देखेंगे तो समझ आएगा, क्योंकि क्वेश्चन रीड करता और वो करना अलग होता है, समझना अलग चीज होती है। लिख लिया बच्चों ने?
ओके, तो आइए सर बस एक क्वेश्चन हैंडल करेंगे। क्या हुआ? सौरभ को याद आ गया। जी अच्छा क्वेश्चन है, आई मीन छोटा ही होगा पर मतलब कॉन्सेप्ट आपका जज हो जाएगा। होमवर्क आपको चाहिए, आपको होमवर्क भी जरूर मिलेगा। चलिए या तो कराओ या होमवर्क, बस ये ऑप्शन है, मीटिंग यहाँ पे कराओ और होमवर्क भी करो। हाँ एक दो पॉइंट अच्छे अच्छे तो है ना इसमें, ब्रोकरेज और एक दो नोट डालिए बच्चे। ब्रोकरेज कॉस्ट, नोट नंबर 1, brokerage cost which is paid at the time of acquisition, brokerage cost which is paid at the time of acquisition is to be added in the cost of investment, is to be added in the cost of investment. Full stop. Brokerage is calculated on transaction value. ये क्या होता है देख लेंगे एक बार, अंडरलाइन कर लीजिएगा बस। brokerage is calculated on transaction value. Note number 2, any brokerage which is paid on sale of investment, any brokerage which is paid on sale of investment is to be, क्या करूं, सेल प्राइस में से प्लस या माइनस? एग्जैक्टली, इज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द सेल प्राइस। कैसे हैंडल होगा देख लेंगे। अब देखते हैं जी इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो इलस्ट्रेशन 5 आराम से धीरे धीरे लेजर भी बनाएंगे। इन 2001, मेरा आपसे सवाल जैसे ही लिख रहा है 2001 फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर, कैलेंडर, क्योंकि नहीं तो 2001, 2002, 2000 ऐसे लिखा हुआ था ना, सिर्फ 2001 बोल रहा है। वाई लिमिटेड इशूड 12% फुली पेड डिवेंचर्स ऑफ 100। मेरा आपसे सवाल, इशूइंग कंपनी कौन सी है? वाई लिमिटेड, और मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने डिवेंचर इशू करा, वाई की अकाउंटिंग नहीं करनी है, इन्वेस्टर ही करनी है। बस मुद्दे की बात ये है, पार वैल्यू डिवेंचर क्या है? 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%, और इंटरेस्ट कब कब दे रही है वो? 30 सितंबर और 31 मार्च। तो एक चीज और आपको रियलाइज करा दूं, हालांकि मैंने अभी सिखाया नहीं है, यहाँ नहीं आएगा और बताऊंगा। कैलेंडर ईयर जब खत्म हो रहा है और इंटरेस्ट की डेट जो है वो मैच नहीं कर रही है, 31 दिसंबर को, हाँ वो अलग जा रहा है कुछ। इससे पहले वाले क्वेश्चन फाइनेंशियल ईयर था और इंटरेस्ट भी उसी दिन ओवरलैप हो रहा था, तो उसका कुछ कहानी बनेगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब मुझे बताइए 1 दिसंबर 2002
MS Bullenbeer purchased 10,000 of these debenture 101 x interest, also paying 1% x interest amount of the purchase. तो भाई इन्वेस्टर का नाम है बुलेनबियर, उसने कितने डिबेंचर खरीद लिए? 10,000 के। कितने के? तो भाई अगर मैं 1 दिसंबर को खरीद रहा हूँ तो जिससे भी खरीद रहा हूँ उसको ब्याज दूंगा कितने महीने का? जिससे भी मैं खरीद रहा हूँ उस बंदे को लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? गुड, 30 सितंबर मिला होगा, तो वो आपसे ब्याज मांगेगा कितने महीने? अक्टूबर, नवंबर, 2 मंथ्स मांगे, है ना। और ब्रोकरेज जो है 1% वो किस पे लगेगी? 10,000 into 101। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होता है? मैं डील कैसे कर रहा हूँ 101 पे, चाहे ये x होता है चाहे कम होता। ट्रांजैक्शन क्या होता है? जो भी एक अमाउंट दे रखा है, ठीक है। ऑन 1 मार्च 2003 इफ यू सी, 2002 को उसने खरीदा, फिर 1 मार्च 2003 को बेच रहा है, तो अगले साल, ठीक है। द फर्म सोल्ड ऑल ऑफ दीज डिबेंचर्स एट 103, तो भाई ने सेल कर दिया सारे के सारे डिबेंचर्स, और ब्रोकरेज कितनी दी है? 1% एक्स इंटरेस्ट। तो ऑब्वियसली 1% किस पे निकालूंगा? 10,000 into 103 into 1%, मेरी ब्रोकरेज हो जाएगी जो सेल प्राइस से माइनस हो जाएगी, और मेरे पास कॉस्ट है तो प्रॉफिट भी निकाल लूंगा, ठीक है। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बुलेनबियर फ्रॉम 1 दिसंबर 2002 टू 1 मार्च 2003। पहली वाली 1% ऐड होगी, दूसरी वाली 1% माइनस होगी, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये किस पीरियड का बनाने को बोल रहा है आपको? ये ना आपको ऐसे नहीं बोल रहा पूरा 2001 का बनाओ, 2002 का बनाओ, 2003। आपने खरीदा कब था? 1 दिसंबर 2002, और आपने बेच कब दिया? मार्च 2003। सो टेक्निकली दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नहीं मार्च भी नहीं है, 1 मार्च ही, 3 महीने का लेजर टाइम बनाने को बोल रहा होगा, ठीक है। आप एक बार टी शर्ट बनाइए, ये सारी चीजें लिखिए एक बार। हाँ, डेट पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू मतलब पार वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट, ऐसी डेट पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और और सबसे पहले वही जो तुमने परचेस करा ना 1 दिसंबर को, उसकी एंट्री डलेगी पहले। है क्या आंसर?
डाउट आ रहा है? दिखाऊं आंसर दिखाऊं? ब्रोकरेज इज एडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट जैसे आप एक घर खरीद रहे हो 100 रुपए का, 20 रुपए कमीशन दे रहे हो तो 120 रुपए का घर हो गया, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा बस में। परचेज के टाइम पे ब्रोकरेज ऐड होगा, सेल के टाइम पे सेल प्राइस में से माइनस होगा टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। नहीं करवाऊं क्या? देख तूने जब खरीदा है ना, ठीक है, तो किसी ने किसी खरीदा होगा, उस बंदे को लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? 30 सितंबर को, ठीक है, तो वो बंदे को तो इंटरेस्ट कितना देगा? अक्टूबर एंड नवंबर। तो यू पे हिम इंटरेस्ट फॉर 2 months। कितने का प्रॉफिट आया, लॉस? देखो मैं आपको बताता हूँ, कॉस्ट तो है ना अपने पास 10,20,100, ठीक है, सेम प्राइस देखते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ मैंने सारा का सारा बेचा, ठीक है, तो कितने यूनिट्स थे वो? 10,000 एंड व्हाट इज द सेल प्राइस? 103। तो एक बार लिख देंगे 10,000 इंटू 103, तो कितना आ जाएगा बच्चे? 10,30,000। बट भाई इसमें से मैं ब्रोकरेज भी तो दूंगा, 10,30,000 का मैं बेच रहा हूँ, ब्रोकर क्या कहेगा? मेरा कितना हिस्सा? 1%। किस चीज का? ट्रांजैक्शन वैल्यू, यही हो गया ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो 10,300 इज द ब्रोकरेज, आप उसको रिड्यूस कर दोगे, सो दिस इज द इफेक्टिव सेलिंग प्राइस एंड यू विल कंपेयर दिस प्राइस विद द कॉस्ट एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट। कैसे आ रहा है? 10 lakh into 12% into 3/12 क्या हुआ? 50,000 नहीं आना ये? क्यों? 1 मार्च को मैंने बेचा है ना, तो मैं जिस बंदे से जिसको मैं बेच रहा हूँ मैं उसको क्या बोलूँगा? तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 30 सितंबर। कि मैं दूसरे को पे करके भी तो आया था। तो जब मैं बेच रहा हूँ
तो मैं उसे क्या बोलूंगा, भाई देख कंपनी ने लास्ट सेटलमेंट कब करी, 30 सितंबर, उसके बाद से मुझे दे इंटरेस्ट। समझ रहे हो? तो बेसिकली क्या हुआ, 10 लाख इंटू 12% इंटू 5/12, 5 मंथ्स होगा ना जी। आप अपने केस में क्यों देख रहे हो कि हमने कब, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, आप जिससे खरीद के लाए उसको ब्याज नहीं दे दिया आपने, तो अब तो जिसको बेचोगे उसको तो लास्ट कंपनी की सेटलमेंट के एंगल से ही कहानी सुनाओगे ना उसको। तो आगे भी कुछ का मुंह का कार्य है। आराम से कर लो, मतलब वो बस एक अभी इसमें ब्रोकरेज का पॉइंट आ गया ना, तो थोड़ा वो हो जाता है। इंटरेस्ट बताना है, क्या बताना है? मैडम आप अपने घर को बेचोगे और ब्रोकर पैसा लेगा तो आपको सेल प्राइस में प्लस करोगे माइनस करोगे? 1 करोड़ का घर बेच रहे हो, 10 लाख की ब्रोकरेज ले गया, आपके पास तो 90 लाख बचा ना। सो दैट इज इफेक्टिव सेल प्राइस। कैपिटल गेन में भी तो सेल कंसिडरेशन में से एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर माइनस हो रहा था, और जब आप परचेज कर दो तो कॉल जुड़ जाती। कहिए साहब, बना दूं क्या? बन गया? गोपाल जी का बन गया, सौरभ का हो गया, निवेश का भी हो गया बस। ओके तो सर जी सेट है कहानी। होमवर्क दे दूं आपको कुछ? नहीं बेटे, आप तो एकदम पढ़ने वाले बच्चे हो। आपको होमवर्क नहीं दिया तो बेटे बाहर बाइक चलाओगे आप, बाइक चलाओगे तो कहीं बाइक ठोक दोगे फिर आप। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क होगा जी, और सेम वैसा ही परचेज सोल्ड फिर दोबारा परचेज एंड सेल, ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन कर लेना। और नेक्स्ट क्लास में हम डिबेंचर्स ही आधा घंटा करेंगे, फिर उसके बाद में शेयर्स पर। ठीक है बच्चे? ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन में भी क्लियर है सब बच्चों को? दीपिका जी, गौरव है, निकिता क्लियर है बच्चे? सारे बच्चे हाँ यार कम बच्चे आए हैं। Yes, sir, कौन कौन clear है। छुट्टी पर